चलिए शुरुआत करते हैं हमारे साथ सोनाक्षी सिविल सर्विसेज के द्वारा सबको आपको धन्यवाद देते हैं कि आज से आप जुड़े और हम मिलकर भी कुछ काम कर रहे हैं। हम लोग को ऐसे लेके चले थे आधुनिक भारत। उस आधुनिक भारत के क्रम में हम लोग को जानना पड़ा कि आधुनिक काल में भारत की यूरोपियन आक्रमण कैसे किस तरीके से हुआ और परीक्षाओं को भी चीजें क्या उस क्रम में हमने पुर्तगाली में पढ़ा, डच को पढ़ा और अंग्रेजी का पहुंचे। तो एक छोटा सा चीज समझने का प्रयास की कि आधुनिक काल में भारत आपको दिखाई देता है, तो थोड़ा सा इसको एक पल के लिए समझिए कि ये इसका पूर्वी तट है, ये इसका पश्चिमी तट है। तो शुरुआती दौर से यहां पे आपको पोर्तुगीज पहुंचे, फिर उसके बाद से डच, अंग्रेज और कुल मिलाकर शुरुआती दौर में का जो प्रभाव वो साउथ इंडिया में, इसी साउथ इंडिया के दरमियान जो प्रभाव उनके द्वारा पहले दो केंद्र कायम किए गए। सबसे पुराना जो केंद्र कायम किया गया उसमें यह था चेन्नई, अंग्रेजों के द्वारा कायम किया। चेन्नई के बाद से आपको मुंबई और कलकत्ता, तीन जो केंद्र बनाए, यानी तीन शहरों की स्थापना की गई, तो तीन लोगों के द्वारा की गई, जिसमें से मद्रास, बंबई और कलकत्ता तीन बड़े किलों के निर्माण किया अंग्रेजों के द्वारा। यहां भी जो किला था और यहां भी तो जो कलकत्ता में जो किला बनाया गया उसका नाम दिया गया विलियम फोर्ट। जबकि चेन्नई में जो किला बनाया गया जो मद्रास था उसका नाम दिया गया फोर्ट सेंट जॉर्ज। तो बंबई में जो फोर्ट बनाया गया उसका नाम क्या था, ये प्रश्न दिमाग में रखिए। तीन जगह, तीन फोर्ट, तीन आदमी के द्वारा तीन शहर की स्थापना और यही तीन केंद्र उनके प्रभाव। अब ये बात हमें जानते थे कि भारत का जो की है चाबी स्थापित करने की, वो चाबी नॉर्थ इंडिया है। और नॉर्थ इंडिया में बंगाल एक ऐसा स्टेट था कि जो उस दौर के लिए ऐसा कहा जाता था कि पूरे विश्व का सोना भारत में चला जाता है, लेकिन भारत से सोना भी जाता कहां है, तो भारत के सोना भी बंगाल को जाता है। और बंगाल अपने समय का सबसे समृद्धशाली प्रांत, सबसे समृद्धशाली प्रांत, रोजगार की स्थिति, नगरीकरण, ये सारी चीजें बंगाल में चला था। क्योंकि स्वतंत्र बंगाल की स्थापना जो किया था उसका नाम था मुर्शिद कुली खान। क्योंकि मुगल सूबेदारों में कुछ ऐसे सूबेदार जो अपने आप में बहुत ही होते, और मुर्शिद कुली खान को दक्षिण भारत का टोडर मिलता है। वह आर्थिक नीतियों को एक बेहतर तरीके से लेके चलने वाला व्यक्ति था। जब उसे लगा कि यह साम्राज्य को नहीं बचाया जा सकता है, तो कई सूबेदारों ने अलग अलग स्वतंत्र राज्यों की स्थापना की, जिसमें मुर्शिद कुली खान के द्वारा बंगाल की स्थापना की गई, स्वतंत्र बंगाल। उसी क्रम में देखिए अवध में सदार खान के द्वारा प्रांत की स्थापना की गई। ऐसे करके कई स्वतंत्र प्रांत बने। तो जो क्षेत्रीय स्वायत्त प्रांत थे, भले मुगल राज्य से किसी न किसी रूप में जुड़े हुए थे या कुछ कर की मात्रा में जुड़े थे, लेकिन कुल रूप में देखें तो अब ये स्वतंत्र राज्य के रूप में अपने आप को स्थापित कर सकते, जिसमें बंगाल एक अग्रणी है। मुर्शिद कुली खान के द्वारा बंगाल की अर्थव्यवस्था को सुधारने के लिए बहुत सारा प्रयत्न किया गया। उसने बंगाल में पुनः रैयतवाड़ी व्यवस्था का प्रचलन, और इस रैयतवाड़ी व्यवस्था के प्रचलन से क्या था कि बंगाल की आर्थिक स्थिति धीरे धीरे अपने पटरी पर आने लगी। उसी समय अगर देखें तो बंगाल में कुछ विद्रोह हुए, सुजात खान, नजाफ खान, ऐसे करके तीन बड़े विद्रोह, सीताराम राय, ऐसे करके जो विद्रोह हुए, उस विद्रोह को क्या था कि अंतिम रूप से दबाने के साथ साथ ये व्यवस्था बंगाल की एक बेहतर हुई। फिर इसी क्रम में बंगाल का अगला दबाव सुजाउद्दीन, सरफराज खान, लेकिन ये क्रम जो था ना अलीवर्दी खान के आते आते तक बंगाल एक समृद्ध रूप में आके अपने आप को स्थापित कर। उस समय जो नगरीकरण का दौर है वो तेजी से आगे बढ़ा, और बंगाल जो था व्यापारियों के लिए बहुत बड़ा केंद्र बना व्यापार। अब अंग्रेजों का था कि हमने अपने आप को बंगाल में कैसे स्थापित,
आजादी के बाद एक बात आपको स्पष्ट समझ में आई कि आखिरकार आज के दौर में 2020 में अगर देख रहे हैं तो बंगाल जो उस समय का बंगाल था जिसमें बिहार शामिल था, उड़ीसा शामिल था, झारखंड शामिल था, बांग्लादेश शामिल था, उस बंगाल की स्थिति इतनी न्यूनतम क्यों है जब इस सप्ताह के तो कुल मिलाकर ये समझ में आता है कि इस बंगाल का सबसे ज्यादा जो शोषण पूरे भारत में किया गया है वो बंगाल। परिणाम यह था कि जितने भी विद्रोह होते हैं उसमें से अधिकांश विद्रोह इसी बंगाल के क्षेत्र में, चाहे कृषक विद्रोह या ट्राइबल्स, अधिकांश विद्रोह इसी से होते हैं। और सबसे ज्यादा जो रिएक्शन देखने को मिलता है आपको इसी से मिलते हैं। तो एक बहुत बड़ा केंद्र था कि बंगाल में अपने आप को स्थापित था। दूसरा क्या था कि जो बंगाल सूबा था वो मूल विकास में शुरुआत से देखें तो ये उनसे संघर्ष का एक बहुत बड़ा कारण था। जैसे प्रारंभिक दौर में देखें तो हुमायूं के समय से आप देख रहे हैं मुगलों के विरुद्ध खड़ा होने वाला बंगाल था शेरशाह के नेतृत्व में, और बंगाल से उसको पराजय दी। फिर अकबर का नियंत्रण स्थापित हुआ, अकबर के वजह से जहांगीर, शाहजहां, लेकिन कुल मिलाकर इस बंगाल पर उनकी पहली नजर थी। इसी क्रम में अंग्रेज अपने आप को बंगाल में कैसे स्थापित और किस तरीके से अपना जगह बनाए। तो हम लोग जानते थे कि पहली बार जॉन मिडेल और पहला जो अभियान दल आता है विलियम हॉकिंस के रूप में आता है। विलियम हॉकिंस जब आता है 1608 ईस्वी में तो उसको नवाब खान की उपाधि मिलती है, भाषा में बात करता है, पत्र लेके आता है जेम्स प्रथम का, और उसके बाद कुछ रियायतें मिलती हैं। लेकिन अंततः क्या होता है कि कुल मिलाकर एक ठहराव का कंडीशन रहता है क्योंकि पुर्तगालियों का विरोध होता है, और अभी तक क्या है कि भारत में पुर्तगाली यूरोपियन शक्ति के रूप में सदस्य थे। तो अंग्रेज यहां पर कुछ अपने आप को स्थापित करने में सफल नहीं हुए। लेकिन इसके बाद परिस्थितियां पलटती हैं और उस समय 1615 ईस्वी एक दूसरा अभियान दल आता है जो कि टॉमस रो के नेतृत्व में आता है। और ये टॉमस रो जो आता है इस समय क्या होता है कि वह जहांगीर से मिलता है, और जहांगीर से मिलने के बाद यह पुनः टॉमस जो था जेम्स फर्स्ट टाइम पकड़ लेगा, और इसी क्रम में उसे बहुत बड़े पैमाने पर लिया गया। इस समय उसको दो फरमान मिले, एक फरमान जहांगीर का, याद रखिएगा इस बात को, एक फरमान जहांगीर का, और दूसरा जो फरमान मिलता है वह शाहजहां यानी खुर्रम का मिलता है जो उस समय का राजकुमार। ये दो फरमान मिलते हैं। इस जो ये पत्र लेके आया था जेम्स प्रथम का, तो इस पत्र को परफेक्ट नाम से तो इसी क्रम में हम लोग जो टॉमस रो को देख रहे थे, तो टॉमस रो के क्रम में तो जो टॉमस रो भारत आता है ये भी जेम्स प्रथम का पत्र लेके आता है। इसके पत्र का शीर्षक होता है परफेक्ट, और जो रियायतें मिलती है इसको दो फरमान मिलते हैं, और तब ये होता है कि कहीं भी भारत में हो अपना वो लोग फैक्ट्री बना सकते हैं। तो पहली बार पुर्तगालियों पर विजय के बाद उसी दक्षिण भारत में अंग्रेजों की जो पहली फैक्ट्री बनी मछलीपट्टम में स्थापित की गई थी 1611। लेकिन दोबारा जो सूरत का इनका जो लक्ष्य था, ये लक्ष्य टॉमस रो के आने के बाद पूरा हुआ, और 1615 1616 में के बीच में सूरत में पहली फैक्ट्री स्थापित की गई थी, और ये उनके लिए बहुत बड़ी उपलब्धि थी। अब भारतीयों के मन में यह हुआ, जो यहाँ पे क्षेत्रीय शासक थे, कि पुर्तगालियों के से निजात या पुर्तगालियों से भी बड़ी शक्ति के रूप में हम अंग्रेज हैं, इसलिए सबका झुकाव अब इनकी तरफ रहा, और यही झुकाव आने वाले समय के लिए भारत को गुलामी की ओर धकेल दिया। क्योंकि एक तरफ दो शक्तियां बन गई है, अब यहां से धीरे धीरे किसी न किसी रूप में अंग्रेज इस समय तक अपने आप में अजय बने हुए हैं, और क्षेत्रीय शक्तियां हैं। अभी भी मुगल एम्पायर अपने चरम पे खड़ा है, क्योंकि औरंगजेब के काल तक मुगल एम्पायर के सामने खड़ा होना मुश्किल था किसी के लिए। लेकिन इस दौरान
वो धीरे धीरे साउथ इंडिया में अपने जगह बनाने के साथ साथ नॉर्थ इंडिया में एंट्री के लिए एक प्रयास तेजी से करने लगे कि हम तेजी से करें तो अंग्रेज और बंगाल, अंग्रेज और सिख, अंग्रेज और मराठा, अंग्रेज और अवध, ऐसे करके टुकड़े टुकड़े में इसको जानना पड़ेगा, क्योंकि यहीं से हमको बहुत सारे प्रश्न मिलते हैं। और इसी के साथ ही क्या है कि नेक्स्ट टर्म में अंग्रेज को पूरा करने के बाद हम लोग टोटल इसका जो क्वेश्चन आंसर है मैं आपको ऑब्जेक्टिव के रूप में आपके सामने प्रस्तुत कर दूंगा। जैसे मैं आपसे प्रश्न पूछूंगा, आपको कैसे रिवाइज होगा कि भारत में दमन और दीव किस पुर्तगाली शासक के द्वारा अपने आधिपत्य में लाया गया था। 4 ऑप्शन है आपके सामने। अब पहला ऑप्शन मैंने कोई दिया कि अल्बुकर्क, दूसरा दिया जोडो डी क्रोस्टो, तीसरा दिया नीरो डी कुन्हा, चौथा दिया डी अल्मेडा। तो आपको अपने आप रिवाइज होगा कि नहीं, ये 3 ऑप्शन नहीं है, चौथा ऑप्शन है। फिर मैं आपसे तुरंत दूसरा प्रश्न करता हूं कि गोवा किसके अधिपत्य में लाया गया था, किस पुर्तगाली गवर्नर के द्वारा। 4 ऑप्शन है आपके सामने, वही 4 ऑप्शन। तो आपके दिमाग में आएगा कि नहीं, अल्बुकर्क के द्वारा अधिपत्य में लाया गया था। तो ऐसे करके 50-100 क्वेश्चन का एक सेट मैं आपको नेक्स्ट टाइम में देने का एक प्रयास करूंगा। धन्यवाद।